किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस खास कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज भी हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के अंक में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए नजर डालते हैं क्या है खास, सीधा मंत्रालय से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से कृषि के क्षेत्र में विकास हो और साथ ही साथ हमारे किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके, इसी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें आपको, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही है डीडी किसान स्टूडियो, जो कि कृषि भवन में स्थित है। सीधा वहां से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की उप सचिव श्वेता सत्या जी, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिया जाता है और ये एक स्कीम के द्वारा है। उस स्कीम का नाम है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, संशोधित ब्याज अनुदान योजना। ये बहुत पुरानी स्कीम है, इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ये PRI इंसेंटिव जो हम किसानों को देते हैं वो किस लिए दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ऋण 7% के दर पर दिया जाता है, बट उसके अंदर अगर कोई भी किसान 1 साल के भीतर इस ऋण को चुका देता है तो उसको 3% की माफ़ी दी जाती है। ये जो 3% की माफ़ी है, उससे उसको वो लागत जो पड़ती है वो 4% का ब्याज दर उसको पड़ता है। इसलिए किसानों को ये जानना ज़रूरी है कि उनको क्यों अपना ऋण, लिया हुआ ऋण 1 साल के अंदर चुका देना चाहिए, उससे फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदे से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 22-23 में आंकड़ों के अनुसार, जो कि हम किसान ऋण पोर्टल पे देख रहे होते हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 2,60,00,000 से भी ज़्यादा किसानों ने इसका लाभ पाया है और 23-24 में 1,70,00,000 किसानों ने इसका लाभ पाया है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि कुछ किसान छूट गए हैं। क्या आप वो ऐसे किसान हैं जो छूट गए हैं? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं ले रहे हैं। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। पहला कि अगर आप इसका 1 साल के अंदर इस लोन को चुकाते हैं तो आपका जो क्रेडिट वर्दिनेस, जो कोई भी बैंक नाप रहा होता है, वो अच्छा हो जाता है। एंड जब आपका क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा होता है तो आप बार बार बैंकों से लोन ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोन लेते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसी कार्य में लगाएं जिसके लिए लोन लिया गया है। आपको ध्यान होगा कि जब आपने KCC लिया तो बैंक वालों ने आपकी ज़मीन की कागजात और क्या फसल आप करने जा रहे हैं, या पशुपालन कर रहे हैं या मच्छी पालन कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी ली होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जिस जानकारी के अगेंस्ट आपने ये ऋण को लिया है उसी चीज़ों में इनका खर्च हो। जब आप उन्हीं चीज़ों में इनका खर्च करेंगे तो आपको ऋण वापस करने में सुविधा होगी और तब आपको ये ऋण 7% के बजाय 4% में मिल जाएगा और आप पाएंगे प्रोत्साहन राशि का 3% की छूट। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ तो अगर आज मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो 1 लाख के ऊपर समझिए 3,000 रुपये की छूट मिल जाती है अगर मैंने 1 लाख रुपया 1 साल के अंदर लौटा दिया। और दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि अगर मैंने इसको टाइमली लौटाया है तो बैंक मुझे इस पे 10% ज़्यादा ऋण दे पाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपके पास हैं, आपके नज़दीक हैं, आंकड़े मैंने आपको बता रखे हैं। देर मत करिए और ये जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव, जिसको हम शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के नाम से जानते हैं, उसका आप लाभ पाएंगे।
आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नवनियुक्त महानिदेशक डॉक्टर ML जाट के स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में डीडी किसान संवाददाता वीरेंद्र कुमार संतोष ने उनसे खास बातचीत की। आइए क्या कुछ खास रहा उस दौरान दिखाते हैं आपको। अभी बहुत सारे जिक्र भी हुए हैं सर, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं सर, खास तौर से अगर हम किसानों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, चुनौतियां तो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व में कृषि में बहुत चुनौतियां हैं। वातावरण परिवर्तन की चुनौतियां हैं, सॉइल हेल्थ की चुनौतियां हैं, पानी की चुनौतियां हैं, खेती में लागत बढ़ रही है उसकी चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमेशा से किसान हित में काम कर रहा है। बहुत सारे दूसरे हमारे संस्थान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन अब आगे की जो खेती किसानी है उसकी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो अमृतकाल 2047 का जो टारगेट है, तो हम उस अमृतकाल को 2047 तक जो टारगेट है उन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी जो अनुसंधान है, हमारा जो एक्सटेंशन है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको उसी हिसाब से कैसे ढालें, उस पे हम काम कर रहे हैं। और उस कड़ी में हमारे कृषि मंत्री जी अभी लगातार बैठकें ले रहे हैं और उसका हम नई रूपरेखा बना रहे हैं, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी से जुटना पड़ेगा और सारों को इकट्ठा जुड़ना पड़ेगा। एक हम ये कर रहे हैं कि आइसोलेशन में नहीं करके एक पूरी एग्री फूड सिस्टम लेवल रिसर्च, क्योंकि प्रोडक्शन से कंजप्शन का जो चेन है उस पूरी वैल्यू चेन में रिसर्च करें, कन्वर्जेंस लाएं। जो हमारे फार्मर्स हैं, मतलब एक एक्सटेंशन सिस्टम को दुरुस्त करें, टेक्नोलॉजी किसान के यहाँ कैसे समय पे पहुँचें, उनके लिए कैसे करें। और दूसरा, जो अभी रिसेंटली सरकार ने 3-4 नई योजनाएं शुरू की हैं, कॉटन का मिशन है, पल्सेज का है, ऑयल सीड्स के ऊपर पिछली बार किया था, नए बीजों पे हैं, वो मिशंस हैं, उनकी रूपरेखा बन रही है और वो सारी किसानों के पास में जल्दी लेके जाएंगे। काफ़ी सारा काम जो हम बात करते हैं कि साइंस ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, अभी और दूसरे माध्यम आ गए हैं जिससे किसान के यहाँ पे जल्दी जाया जाए। हम उस पर भी बात करते हैं कि जो वैरायटीज़ निकालने में ज़्यादा समय लगता था उसको समय को कम करके जल्दी कैसे पहुँचाया जाए। और लैब टू लैंड तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अभी हमारा लैब टू लैंड में एक नया फोकस जो हम लाए हैं वो है कि हमारी रिसर्च डिमांड ड्रिवन होनी चाहिए। डिमांड ड्रिवन का मतलब है कि जो चाहिए वहाँ पहले उनको सुने कि उनको वास्तव में क्या चाहिए, उस पर हम रिसर्च करें और किसान तक लेके जाएं ताकि किसान की एक्सेप्टेंस बढ़े। तो मल्टी कमोडिटी हम फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, जिस किसान के पास में उसी ज़मीन पे वो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी, और आमदनी भी हर समय उसको मिलता रहे। सीजनल क्रॉप है, धान बोया, उसके बाद में 6 महीने में उसकी आमदनी आएगी, फिर गेहूँ बोया 6 महीने में आमदनी आएगी, लेकिन उनको उनके साथ साथ में वो सब्जी लगाता है, बागवानी लगाता है, डेयरी करता है, गोट्री करता है, पोल्ट्री करता है, प्लस वैल्यू चेन, वैल्यू एडिशन, किसान को हमें मार्केट तक जोड़ना है। और उस मार्केट तक जोड़ने में किसान खुद भी इकट्ठे होकर समूह बना के, जैसे FPO चल रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके माध्यम से वो अपना मार्केट खुद बनाए। और उससे किसान को जब मार्केट से कनेक्ट होगा तो उससे भी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन जो दूसरी एंटरप्राइजेज लाएंगे उससे भी आमदनी बढ़ेगी। तो वो सारे छोटे और सीमांत किसान हैं, उन्हीं के लिए है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
किसान भाइयों बहनों, हमारे इस सेगमेंट के माध्यम से हम आपको विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऐसी फसलें जो आपको मोटी आमदनी दिलवा सके, इसके लिए हम आपको जानकारी प्रदान करते रहते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपके लिए विशेष जानकारी लाए हैं मुलेठी की खेती के बारे में। जी हाँ, मुलेठी की खेती अगर आप करते हैं तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ लागत में भी कमी ला सकते हैं। तो किस तरह से की जा सकती है मुलेठी की खेती, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। औषधीय गुणों से भरपूर मुलेठी में त्वचा से लेकर बालों तक, खून से लेकर मुंह के रोगों जैसी कई समस्याओं को दूर करने की शक्ति होती है। यही कारण है कि दिनों दिन इसकी मांग बढ़ती देखी जा रही है। ऐसे में हमारे किसान भाई इसकी खेती करें तो निश्चित ही लाभान्वित होंगे। मुलेठी की खेती करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे ये एक झाड़ीनुमा औषधीय पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तक होती है। मुलेठी की रोपाई साल में 2 बार जनवरी, फरवरी और जुलाई, अगस्त के बीच की जाती है। मुलेठी की खेती के लिए राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु बेहतरीन मानी जाती है। विशेषज्ञों की माने तो बंजर जमीन का सदुपयोग करके भी मुलेठी की खेती की जा सकती है। मुलेठी उर्वरक युक्त रेतीली चिकनी मिट्टी में ज्यादातर पाया जाता है। रोपाई से पहले इसे खेत को इस तरह जोता जाता है कि वह ठीक से नरम हो जाए और उसमें कोई खरपतवार ना हो। खेत तैयार करते समय उर्वरक मिट्टी में मिलाई जाती है। आखिरी जुताई से पहले खेत में 10 से 15 गाड़ी गोबर की सड़ी खाद, 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलो फास्फोरस का मिश्रण बनाकर खेत में मिला देना चाहिए। खेतों में रोपाई से पहले जड़ों का उपचार जरूर कर लें ताकि फसल में कीड़ों और बीमारियां लगने की संभावना न रहे। कीटों से फसल को बचाने के लिए जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करें। रोपाई के लिए सबसे पहले 2-3 आंखों वाले 8 से 9 इंच लंबे टुकड़ों को काटकर 3/4 हिस्से को मिट्टी में दबा दें। मुलेठी की बुआई कतारों में करें और रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। शुष्क गर्मी के दिनों में 30 से 40 दिनों में एक बार सिंचाई करना मुलेठी के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं सर्दियों में 1 या 2 बार ही सिंचाई की जरूरत होती है। पौधों की बढ़वार होने तक मिट्टी में ठीक तरह से नमी बनाए रखें। पौधे लगाने के बाद 3 या 4 साल के बाद अच्छी पैदावार होती है, लेकिन 1 हेक्टेयर में मुलेठी की खेती करके 4000 किलो तक उत्पादन लिया जा सकता है। कटाई के बाद खेतों में मुलेठी की जड़ रह जाती है। इसमें सिंचाई करके दोबारा उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से एक बार मुलेठी की खेती करके किसान कई साल तक लाभ कमा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे किसानों से जिन्होंने कड़ी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया हुआ है और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज़ आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं, तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है, उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है।
आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गाय पाल रही हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक जरूरी सूचना की, जो हर लाभार्थी किसान के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या है नई अनिवार्यता? अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। अंतिम तारीख क्या है? 30 अप्रैल 2025 से पहले सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। क्या है फार्मर रजिस्ट्रेशन? ये एक डिजिटल पहचान प्रणाली है जिसमें किसान की भूमि, बैंक खाते और व्यक्तिगत जानकारी को सत्यापित किया जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही और पात्र किसानों को ही मिले। रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? आप अपने नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि संबंधित दस्तावेज साथ ले जाएं। किसानों के लिए सुझाव: आखिरी तारीख का इंतजार न करें, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। सभी दस्तावेज सही और अद्यतन रखें ताकि कोई तकनीकी समस्या न आए। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त समय पर मिले तो 30 अप्रैल से पहले फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी हाँ, ऐसी योजना है जो आपकी खेत की मिट्टी की सेहत को बयां करती है। किस चीज़ की कमी है, कैसे उसकी पूर्ति की जा सकती है, ये सब आपको जानकारी इस योजना के माध्यम से मिल जाती है। बस आपको बनवाना होता है अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, जानकारी देते हैं आपको फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक पहुंचाइए। कृषि दर्शन ddk@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव से। ये गांव है उत्तर प्रदेश का। आज यहाँ पर बात करेंगे काऊ सेंचुरी। पशुओं की समस्या तो पूरे जिले की लगभग खत्म हो गई है। सरकार का ध्यान है हर गांव पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फायदा है कि नहीं है? हाँ जी फायदा है। ये गौशाला बनने के बाद में मदद मिल रही है? हाँ जी बहुत। भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो काऊ सेंचुरी के रूप में मुजफ्फरनगर में आया है। उत्तर प्रदेश से देखिए गौ अभ्यारण्य पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 28 अप्रैल सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जिनके बिना जीवन में है अंधकार, आंखें जो पढ़ सकती हैं बीमार और हो सकते हैं कई तरह के विकार। अगर आप भी आंखों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-3060 और 1800-11-3061 पर कॉल। नेत्र विकार, कारण, लक्षण और उपचार इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।